हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा। आज है 6 जुलाई, संडे है। तो 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अभी घाना की यात्रा पर थे। यहां पर घाना देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पीएम को दिया है। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। घाना के प्रेसिडेंट है जॉन ड्रमानी महामा। इन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान का नाम क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इसके पहले लास्ट मंथ जून 2025 में भारत के पीएम को साइप्रस ने भी अपने यहां के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था, जिसका नाम था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड। ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लास्ट मंथ दिया गया और अब घाना ने अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है भारत के पीएम को। घाना एक अफ्रीकी देश है। यहां पर आप लोकेशन देखिए, इसकी कैपिटल है अकरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। यह खेल नीति किस खेल नीति को प्रतिस्थापित करेगी या किसका स्थान लेगी? तो सेंट्रल कैबिनेट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी, जो कि भारत की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को रिप्लेस करने वाली है। अभी तक इंडिया में इस जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2001 की, इसको लागू किया जा रहा था। अब 2025 की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी प्रदान की है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना, खेलों के माध्यम से देश में लोगों को सशक्त बनाना, कम्युनिटीज को आपस में जोड़ना, और 2036 में जो हम ओलंपिक की मेजबानी चाहते हैं, इंडिया में ओलंपिक का आयोजन किया जाए, इसकी दावेदारी को सशक्त बनाने के लिए नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को लाया गया है। 2025 की यह पॉलिसी है, रिप्लेस करेगी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को। याद रखिएगा, भारत में पहली बार जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई थी वो लाई गई थी 1984 में। यह पहली राष्ट्रीय खेल नीति है 1984 की, और अब लाई गई है 2025 की नई खेल नीति। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक बुक लॉन्च की गई है इसी मंथ, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है शिखर धवन को। आंसर डी हो जाएगा। शिखर धवन जो कि भारत के बहुत ही फेमस क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। शिखर धवन ने अपनी क्रिकेट जर्नी को और इसके अलावा उनके जीवन के जो संघर्ष है, इनको अपनी इस बुक में बताया है। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। इसके अलावा देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो यहां पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, सनी डेज सुनील गावस्कर की है, अनगार्डेड मिताली राज, और नो स्पिन शेन वॉन जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। तो इंडियन क्रिकेटर की यहां पर याद रखिएगा, पॉज करके एक बार पढ़ लेना। मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट बताया है क्योंकि मैं आपको पहले ये बता चुका हूं। तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोनाली त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू त्योहार मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में। देखिए, तेलुगु भाषा में अगर बोनालू का हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है भोजन। तेलंगाना की महिलाएं भोजन में चावल बनाती है। चावल को मटके में भरा जाता है और मटके को पत्तियों से सजाया जाता है, और इस भोग को चढ़ाया जाता है गोलकुंडा फोर्ट में श्री जगदम्बा महाकाली टेम्पल पर। तो ये माता जी से संबंधित एक पर्व है जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना में स्पेशली हैदराबाद और सिकंदराबाद में इसे वहां की महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बोनालू फेस्टिवल के नाम से। इसकी शुरुआत अभी 26 जून को लास्ट मंथ हुई थी। हर साल मनाया जाता है और 1 महीने तक ये त्योहार चलता है हर साल। तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है।
बोनालू एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो कि भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है आषाढ़ महीने में, मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड में हर साल ये मनाया जाता है। किसकी पूजा की जाती है? महाकाली की पूजा की जाती है इस त्योहार में। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का फेस्टिवल है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इसका एक रीजनल सेंटर स्थापित किया जाने वाला है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का जो रीजनल सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा आगरा के सिंगना में। उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा के सिंगना में। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने अभी मंजूरी प्रदान की है। उद्देश्य क्या है? पोटैटो जो आलू या पोटैटो की जितनी भी क्वालिटीज है, जितनी भी किस्में हैं, उनमें सुधार करना, उनकी क्वालिटी में सुधार करना और उनके पैदावार को बढ़ावा देना। वैसे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यही काम करता है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हमको पेरू के लीमा में देखने को मिलता है। पेरू के लीमा में स्थित है। जितनी भी आलू की किस्में हैं उनकी क्वालिटी में सुधार करना, उन पर रिसर्च करना, यह काम इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का है। पेरू के लीमा में देखने को मिलता है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और अब इसका एक रीजनल केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा में, भारत में। आपको पता है भारत में अभी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान काम करता है आलू पर रिसर्च के लिए। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। पटना में स्थापित हुआ था, लेकिन आगे चलकर 1956 से इसका अभी हेडक्वार्टर हमें शिमला में देखने को मिलता है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये जो इंडिया का है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ओके, ऑफर ऑफ द डे में आज आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो कि हमारा करंट अफेयर 2025 का ईयरली पैकेज है। ये अभी के लिए आपको केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की कोई एग्जाम हो, सब में आपको करंट अफेयर के लिए ये लास्ट स्टॉप होने वाला है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब इसके बाद आपको करंट अफेयर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली 2025 के करंट अफेयर में से। तो अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिंक मैंने आपको दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए काफी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का इनॉग्रेशन किया। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की गई है तेलंगाना के निजामाबाद में। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन किया। भारत में टर्मरिक सेक्टर को बढ़ावा देना, इस पर रिसर्च के लिए काम करना नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस बोर्ड को स्थापित करने का उद्देश्य है कि टर्मरिक के निर्यात को 2030 तक $1 बिलियन तक किया जा सके इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने टर्मरिक की क्वालिटी को सुधारने के लिए इस रिसर्च सेंटर के लिए 200 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। इसके पहले अध्यक्ष होंगे पल्ले गंगा रेड्डी, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले अध्यक्ष। हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में 2025 में इसकी स्थापना की गई। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत यह संस्था काम करेगी हल्दी पर रिसर्च और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। रॉ के नए प्रमुख या चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस वीक के नाम से जाना जाता है, विंग के नाम से जाना जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत में खुफिया एजेंसी है ना, केंद्र सरकार की। इसके हाल ही में नए चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं पराग जैन। आंसर भी हो जाएगा। मूवीज में आपने रॉ का काफी बार नाम सुना होगा, भारत की खुफिया एजेंसी। तो पराग जैन इस संस्था के चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए। इनके पहले अभी तक रवि सिन्हा इस पद पर थे, तो रवि सिन्हा को रिप्लेस किया है पराग जैन ने। 1 जुलाई को पराग जैन ने अपना पद ग्रहण किया और 2 साल तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। रॉ की स्थापना 1968 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है।
पहले चीफ इसके रामेश्वर नाथ काव थे और अभी चीफ हैं पराग जैन। 1 जुलाई को ही इनकी 2 साल के लिए नियुक्ति की गई है। भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है? इंडिया का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यह बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। देखिए क्या होता है, 2 प्रकार के कॉरिडोर हो सकते हैं, एक होता है ओवरपास और एक होता है अंडरपास। देखिए एक एक्सप्रेसवे जा रहा है, दोनों तरफ जंगल है। अब जंगल के जीवों को अगर एक्सप्रेसवे को पार करके एक दूसरे से दूसरी तरफ जाना है तो भाई वो एक्सप्रेसवे को अगर क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है, मानव और वन्य जीवों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बार बार। तो इससे निपटने के लिए 2 चीजें बनाई जाती है, ओवरपास, सड़क नीचे से निकल जाएगी, और एक ओवरपास बनाया गया है जिससे जानवर ऊपर से निकल जाएंगे। एक होता है कि एक्सप्रेसवे ऊपर से चला गया और एक अंडरपास बना दिया जाता है जिसमें जानवर जो हैं जंगली जीव वो नीचे से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव अभ्यारण्य आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, ऊपर से जानवर आराम से निकल जाएंगे, यह ओवरपास, ठीक है। और अगर सड़क ऊपर से निकलती और जीव नीचे से निकलते तो यह अंडरपास हो जाता। तो भारत का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उस पर बनाया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 5 ओवरपास और 1 अंडरपास बनाए गए हैं और ये बनाए गए हैं रणथंबोर नेशनल पार्क में। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। यहां पर ये जो कॉरिडोर बनाया गया है 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक कॉरिडोर की यहां पर एक अंडरपास की लंबाई 1.2 किलोमीटर है जो कि भारत का सबसे लंबा अंडरपास है, ठीक है। कॉरिडोर रणथंबोर टाइगर रिजर्व से होता हुआ जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर का है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से होकर यह गुजरता है। यूज चेस कप जीतकर भारत के शीर्ष क्रम के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यूज चेस कप इसको हाल ही में जीता है आर प्रज्ञानंद ने। भारत में तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं शतरंज प्लेयर, और इसको जीतने के बाद फीडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा अंक अब आर प्रज्ञानंद के हो गए हैं इंडिया में, और ये भारत के टॉप पर आने वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं फीडे रैंकिंग में। अभी उज चेस कप का आयोजन किया गया था जून के एंड में 2025 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। यहां पर भारत के आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ही नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव को हराया, और इनको हराकर ये चैंपियनशिप जीतने के बाद इनके फिडे रैंकिंग में टोटल अंक हो गए हैं 2778 ऑलमोस्ट। और इन्होंने जो भारत के अर्जुन एरिगेसी है उनको पीछे छोड़ा, और अर्जुन एरिगेसी को पीछे छोड़कर अब भारत के सबसे बेस्ट शतरंज प्लेयर बन गए हैं जिनकी सबसे ज्यादा फिडे रैंकिंग है, यह है आर प्रज्ञानंद, ठीक है। हाईएस्ट फिडे रैंकिंग वाले अभी भारतीय शतरंज प्लेयर आर प्रज्ञानंद। यूज चेस कप का खिताब भी 2025 में इन्होंने ही अपने नाम किया है। यूज चेस कप चेस का टूर्नामेंट है, हर साल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जाता है। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। पहला विनर उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक ही रहे थे जो कि इस बार रनर अप रहे, और अब सेकेंड विनर रहे आर प्रज्ञानंद जो कि आते हैं चेन्नई तमिलनाडु से। पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सूर्यमुखी देवी की बात करें जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पद्मश्री से सम्मानित है, ये बहुत ही फेमस मणिपुरी क्लासिकल डांसर है। तो क्लासिकल डांस के लिए जानी जाती है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है। मणिपुरी क्लासिकल डांसर सूर्यमुखी देवी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मणिपुर राज्य से ये आती है और 2025 में इसी साल इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। तो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि निधन भी अभी हुआ और 2025 में ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सूर्यमुखी देवी मणिपुर क्लासिकल डांसर के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20
तीनों में ही शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। इंडियन प्लेयर स्मृति मंधाना, तीनों फॉर्मेट में इन्होंने सेंचुरी लगाई है। इनकी टेस्ट सेंचुरी इन्होंने बनाई थी 2021 में, इसके पहले वनडे सेंचुरी इन्होंने लगाई थी पहली 2016 में, और अब इनकी टी20 सेंचुरी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाई है टी20 मैच में 2025 में। इनकी जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 की सेंचुरी है, 62 बॉल पर इन्होंने 112 रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, और दुनिया में ऐसा करने वाली वर्ल्ड की 5th विमेन प्लेयर के रूप में नाम दर्ज करवाया है स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना भारत में मुंबई के रहने वाली, महाराष्ट्र की। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? सीबीडीटी के चेयरमैन जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, ये है रवि अग्रवाल। सीबीडीटी की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से इसे जाना जाता है। रवि अग्रवाल इस संस्था के एक बार फिर से 1 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनका जो कार्यकाल है 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक रहने वाला है। रवि अग्रवाल 1988 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। उन्हें इस पद पर जून 2024 में नियुक्त किया गया था और अब नितिन गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो सीबीडीटी के 1 साल के लिए फिर से चेयरमैन कौन बने? रवि अग्रवाल। ठीक है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में इंडिया को 3rd रैंक पर रखा गया है यूनिकॉर्न के मामले में। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती है? वो कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू 8,300 करोड़ से ज्यादा है ना, तो ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। अभी हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है 2025 का। इंडिया को 3rd रैंक दी गई है यूनिकॉर्न के मामले में पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के पास 64 यूनिकॉर्न कंपनीज है। लास्ट ईयर भी हम 3rd रैंक पर थे, लेकिन तब हमारे पास 67 यूनिकॉर्न कंपनीज थी और अभी 64 यूनिकॉर्न कंपनी है इंडिया में। यूनिकॉर्न के लिए बेस्ट सिटी में बेंगलुरु को 7वीं रैंक दी गई है इंडिया की। बेंगलुरु कर्नाटक ये 7वीं रैंक पर है, जो कि यूनिकॉर्न के लिए बेस्ट सिटी है, और मुंबई को 22वीं रैंक पर रखा गया। भारत के बेस्ट यूनिकॉर्न में जीरोधा पहले नंबर पर है, 8.2 बिलियन इसकी वैल्यूएशन है। ड्रीम 11 दूसरे नंबर पर 8 बिलियन और रेजर पे ये 7.5 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के मामले में पहले नंबर पर यूएसए आता है, 758 यूनिकॉर्न है। सेकंड पर चाइना 343 और इंडिया के पास 64 यूनिकॉर्न है। ऑल ओवर अगर हम यूनिकॉर्न कंपनीज का वैल्यूएशन निकालें इस रिपोर्ट के आधार पर, तो पूरे वर्ल्ड में 1523 यूनिकॉर्न कंपनीज है। 2024 में ये 1453 थी। यूनिकॉर्न की कुल मार्केट वैल्यू देखे, वैल्यूएशन देखे तो ये 5.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है टोटल 1523 यूनिकॉर्न की मार्केट वैल्यू। आगे चलें। केंद्र सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसका नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। भारत में एआई सेक्टर, एआई टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, नई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना, इसके लिए केंद्र सरकार ने अभी लॉन्च की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, और इसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। उद्देश्य क्या है? भारत में रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। सरकार ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देगी, कम इंटरेस्ट रेट पर भी और 0 इंटरेस्ट रेट पर भी। तो ये स्कीम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसके लिए आवंटित किए हैं। हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी की बात करें तो इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया ये दूसरा
वॉरशिप है और इसे हाल ही में भारतीय नेवी को, इंडियन नेवी को सौंपा गया है, आईएनएस उदयगिरी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया। देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा। स्टेल्थ फ्रिगेट्स का मतलब होता है जो कि रडार, सोनार इनके पकड़ में नहीं आते और निकल जाते। तो ऐसे 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है नीलगिरी क्लास की। पहला जो वॉरशिप है वो सेना को पहले सौंपा जा चुका है 2024 में, आईएनएस नीलगिरी। इंडियन नेवी को पहले दिया जा चुका है और अब दूसरा है आईएनएस उदयगिरी जो कि इंडियन नेवी को दिया गया। 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे नीलगिरी क्लास के और ये शिवालिक क्लास वॉरशिप को रिप्लेस करेंगे जो कि पुराने। तो नई टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी में इंक्लूड करना, मॉडर्नाइज करना इंडियन नेवी को। तो 7 वॉरशिप बनाए जाने वाले हैं। आईएनएस नीलगिरी मिल चुका है, अभी आईएनएस उदयगिरी मिला इंडियन नेवी को। इसके बाद आईएनएस तारागिरी मिलेगा, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस विंध्यगिरी। तो ये 7 वॉरशिप हैं जो कि इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन स्कीम के तहत या इंडेक्स के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। देखिए इसमें किया क्या जाता है, इसकी अगर इस इंडेक्स की बात करें तो ये यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल पार्क और जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको किन राज्यों ने सही तरीके से उसके लिए काम किया है, कितनी अच्छी तरीके से संरक्षित किया है, संरक्षण के लिए काम किया है, इस आधार पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स को निकाला जाता है। 2020 से 2025 की अवधि के लिए इसमें एनालिसिस किया गया और नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज 438 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनालिसिस किया गया है। इसमें पता चला कि इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर केरला है जिसने अपने यहां पर नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज को सबसे अच्छी तरीके से संरक्षित किया है। केरला पहले पर, कर्नाटका दूसरे पर और पंजाब इस इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। यूनियन टेरिटरी में पहले नंबर पर है चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर आता है लद्दाख। ठीक है, तो इसको याद रखना। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स से इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है भारत का केरला स्टेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो WHO ने अमेजन एरिया के रीजन के सूरीनाम देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगर हम देखिए अमेजन रीजन किसको बोलते हैं, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट का एरिया या अमेजन बेसिन में जो भी देश है, ऐसे 9 देश है जो कि अमेजन के जंगल जहां तक फैले हुए हैं। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो इन सभी देशों में से पहला ऐसा देश जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है वो बन गया है सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम पूरी दुनिया में 46th ऐसी कंट्री बनी है जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया है। पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाना है और इसके लिए मंजूरी दी गई है तमिलनाडु के विरुधुनगर क्षेत्र में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को बनाने की। किस योजना के तहत? पीएम मित्र योजना के तहत 1900 करोड़ इसमें लागत आने वाली है। 1042 एकड़ क्षेत्र में यह मेगा पार्क फैला होगा जिसमें 0 लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, 10,000 बिस्तरों वाली डोरमेट्रीज बनाई जाएगी और 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल स्पेस डेवलप किया जाएगा और अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर डेवलप किया जाने वाला है। तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई विरुधुनगर में, तमिलनाडु राज्य में। 1900 करोड़ का यह टेक्सटाइल पार्क होगा। इससे 2026 तक 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और इससे 1 लाख से अधिक जॉब डेवलप होने की संभावना है। पीएम मित्र योजना भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के विकास के लिए 6 अक्टूबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। इस योजना में करीब 4445 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी।
7 पार्कों का निर्माण किया जाना है, टेक्सटाइल पार्क का। 7 पार्क में विरुधुनगर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, कर्नाटका के कलबुर्गी में, महाराष्ट्र के अमरावती में, गुजरात के नवसारी, मध्य प्रदेश के धार में और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। तो अभी जो 1900 करोड़ से बनाया जा रहा है वो है विरुधुनगर तमिलनाडु का टेक्सटाइल पार्क। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को हाल ही में मंजूरी दी। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की थी बजट 2024-25 में। तो हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2024-25 में से अनाउंस किया था। इसके लिए केंद्र ने 99,446 करोड़ रुपए हाल ही में मंजूर किए हैं। योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत चलाई जाएगी। इस योजना से 3.5 करोड़ नई जॉब्स पैदा होगी और इनमें से 1.92 करोड़ लोग फर्स्ट टाइम जॉब से जुड़ने वाले एम्प्लॉय होंगे। तो इन सभी को जब ये जॉब करेंगे तो किश्तों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इस स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। 2024-25 के बजट में इसे अनाउंस किया गया था। 2025 में सिटीज कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए हैं। यह किस वर्ष अपनाया गया था? सिटीज कन्वेंशन को अपनाया गया था पहली बार 1975 में। 2025 में इसके हाल ही में 50 साल कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, कन्वेंशन क्या है? तो सिटीज कन्वेंशन का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जितनी भी है, चाहे वो जीव की हो, वनस्पतियों की हो, अगर वो संकटग्रस्त है, खत्म होने की कगार पर है, तो सिटीज कन्वेंशन के तहत उसके ट्रेड पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक इंटरनेशनल ट्रेड है ना, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि जीवों के और वनस्पतियों के इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है। 1975 में इसे लागू किया गया था। भारत इसका सदस्य बना था ट्रीटी का 1976 में। वर्तमान में 184 से अधिक मेंबर कंट्रीज सिटी कन्वेंशन में शामिल है। सिटी कन्वेंशन का जो सचिवालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसे कंट्रोल करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा चलाया जाता है। तो सिटी कन्वेंशन को 2025 में 50 साल हुए, 1975 में इसे शुरू किया गया था। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन अगस्त मंथ में किया जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर की डल लेक पर यह वाटर स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। खेलो इंडिया के तहत यह 5वां इवेंट है जो कि इस बार आयोजित किया जा रहा है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये पहले आयोजित किए जा चुके हैं। तो अब 5वां खेल होगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। पहला ही एडिशन है इसका। श्रीनगर की डल लेक पर इसका आयोजन किया जाएगा 21 से लेकर 23 अगस्त तक। जो मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, खेल मंत्री, इन्होंने इन गेम्स का अनाउंसमेंट किया है। ओपन एज कंपटीशन होगा ये कि किसी भी एज का खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। 400 से ज्यादा एथलीट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट, इन 5 स्पोर्ट्स का यहां पर आयोजन किया जाने वाला है। तो ये पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स से आयोजन श्रीनगर के डल लेक पर 2025 में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है 5 जुलाई को। यह मनाया जा चुका है कल। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात करें ना तो यह हर साल फिक्स डेट नहीं होती, बल्कि जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार जुलाई का पहला सैटरडे कब था? कल था। तो 5 जुलाई को इस बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। सहकारिता या कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रति लोगों को अवेयर करना, यह समाज को कैसे यूनाइट कर सकता है इसके बारे में बताना इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता दी थी, लेकिन यह पहली बार मनाया गया था 1995 में। थीम की बात करें, कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की थीम है।
अच्छा, होता है क्या है कोऑपरेटिव्स या सहकारिता? तो देखिए क्या होता है, यहां पर कंपनी का बिजनेस का कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और सभी मालिक होते हैं। तो ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारिता आपने सुना होगा, सहकारिता सोसाइटी, जैसे अमूल जो है ना, वो सहकारिता का ही एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव्स का। तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स? हर साल जुलाई के पहले सैटरडे को। तो 2025 में मनाया गया सैटरडे 5 जुलाई को। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली मान्यता देने वाला पहला देश बना है रशिया। देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि रशिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। अब इसने तालिबान प्रशासन को ऑफिशियली मान्यता दे दी है, और तालिबान को जो उनकी बैन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट थी उसमें से भी बाहर कर दिया। अब इसका इन फ्यूचर इफेक्ट ये होगा ग्लोबल लेवल पर कि दूसरे देश भी अब तालिबान को मान्यता देने लगेंगे। जबकि तालिबान देखा जाए तो एक आतंकवादी संगठन है, तो अब इसको दूसरे देश भी मान्यता देंगे। रशिया ने क्या किया है कि तालिबान द्वारा जो नियुक्त अफगानिस्तान के नए एम्बेसडर हैं गुल हसन, इनको भी अलाउ कर दिया है, इनको भी स्वीकार किया है। अब तालिबान की एम्बेसी खुल सकती है रशिया में। तो इस तरीके से तालिबान को पहली बार ऑफिशियली मान्यता देने वाला देश कौन बना? तो यह बना है रशिया। अफगानिस्तान में शासन है तालिबान का। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय को। देखिए हुआ क्या है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तान द्वारा जो इलीगल रूप से इंडिया लाए जा रहे सामान है उनको रोकने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को शुरू किया था। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बंद है। पाकिस्तान बहुत सारी चीजें इंडिया भेजता था, हम काफी इंपोर्ट करते थे, अब बैन लग गया। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, यूएई के माध्यम से भारत में अपना माल भेज रहा है, यूएई का नाम लेकर। तो ऐसे 9 करोड़ के सामान को सीज किया गया है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के माध्यम से। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा इसे चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन के तहत काफी सारी शेल कंपनियों की भी पहचान की गई और इलीगल ट्रेड को और इन कंपनियों को भी बैन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। स्थापित किया जा रहा है ये, अब इसका नींव रखी गई है, अब ये धीरे धीरे बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में इसे स्थापित किया जा रहा है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह बनाया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करवा रही है स्पेशली, और इसके अलावा एक प्राइवेट आईटी कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन स्पेशली इसका निर्माण सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होगा 2027 में। यह इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर होगा। अच्छा, ग्रीन डेटा सेंटर क्या होता है? तो पहले तो डेटा सेंटर को समझो। डेटा सेंटर ऐसी जगह जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए लगते हैं कंप्यूटर, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग टूल्स। तो इन सभी को एक जगह पर लाया जाता है और इसे बड़ा सा पार्क निर्माण किया जाता है। काफी क्षेत्र में फैला हो सकता है, तो ये एक बड़ा सा पार्क जैसा बनाया जाता है। ये होता है डेटा सेंटर, है ना। कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल जैसे गूगल भी अपना डेटा स्टोर करता है, तो ऐसा कोई भी डेटा यहां पर रखा जा सकता है। अब ग्रीन डेटा सेंटर में क्या होता है कि ये जो डेटा सेंटर होते हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, और उनके माध्यम से डेटा सेंटर को संचालित किया जाता है। तो इस तरीके से भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने 6 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक के 25 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट थे और सारे ही यहां पर आपको एक ही बार में समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आप सभी के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो कि हमारा ईयरली पैकेज है, आप अभी के लिए इसे काफी अफोर्डेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों की लिंक दे दी है, हिंदी और इंग्लिश की, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।